नमस्कार। आज हम 2022 के चुनावी नतीजों को एक हार की तरह नहीं, बल्कि भविष्य के जनादेश की एक इंजीनियरिंग के तौर पर देखेंगे। ये विश्लेषण किसी गलती को ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि ये डेटा और जमीनी हकीकत की बुनियाद पर एक मजबूत शासन का ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश है। तो चलिए सांडी विधानसभा के राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को परत दर परत खोलते हैं और उन आंकड़ों के पीछे छिपी असल कहानी को समझते हैं। सियासत में हार कभी भी अंत नहीं होती, बल्कि हार एक निर्देश होती है। 2022 का नतीजा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक डेटा सेट है जिसे हमें डिकोड करना है। ये हमें साफ साफ बताता है कि जमीन पर लोग क्या महसूस कर रहे हैं, व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई है और सबसे जरूरी बात, विश्वास का धागा आखिर कहाँ कमजोर पड़ रहा है। तो आइए इस पड़ताल के सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे सांडी की जमीनी हकीकत से, लोगों की आवाज से। इसके बाद हम 2022 के जनादेश के आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। फिर समय में थोड़ा पीछे जाकर 5 साल के चुनावी पैटर्न को देखेंगे और समझेंगे कि सामाजिक तानाबाना कैसे बदल रहा है। इस पूरी समझ के आधार पर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट तैयार होगा और आखिर में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट 90 दिन के रोड मैप पर बात करेंगे। चलिए अब चुनावी समीकरणों से थोड़ा हटकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देते हैं। सांडी की जमीन की नब्ज क्या कहती है, क्योंकि देखिए, यहीं की मिट्टी, यहीं के लोग और उनके असल मुद्दे ही किसी भी राजनीतिक रणनीति की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव होते हैं। जब हम जमीन पर लोगों की बात सुनते हैं तो 4 बड़ी तकलीफें उभरकर सामने आती हैं। पहला, खेती का संकट जो हर किसान परिवार को परेशान कर रहा है। दूसरा, युवाओं में बेरोजगारी जो उनके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। तीसरा, गांवों में बुनियादी ढांचे की भारी कमी, चाहे वो टूटी सड़कें हों या पानी की किल्लत। और चौथा, जातिगत असमानता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं जो समाज के ताने बाने को कमजोर करती हैं। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की रोजमर्रा की सच्चाई है। देखिए, जब लोगों की रोज की मुश्किलों और सरकार की प्रतिक्रिया के बीच एक फासला पैदा हो जाता है, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी को जन्म देता है। और यही विश्वास की कमी है जो या तो किसी के खिलाफ वोट में बदल जाती है या फिर वोट न देने के फैसले में। इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं 2022 के चुनावी आंकड़ों पर। एक एक करके उन नंबर्स को समझते हैं जिन्होंने नतीजा तय किया। याद रखिए, ये सिर्फ 9029 वोटों के अंतर का विश्लेषण नहीं है, ये उस कहानी को समझने की कोशिश है जो ये नंबर हमें सुना रहे हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा संकेत, वोटर टर्नआउट। 2022 में ये गिरकर 58.89% पर आ गया, जबकि 2017 में ये लगभग 62% था। ये गिरावट क्या बताती है? ये बताती है कि एक बहुत बड़ा तबका या तो निराश था या उसे कोई भी विकल्प इतना प्रेरित नहीं कर पाया कि वो घर से निकलकर बूथ तक जाए। जब वोटर चुप हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। अब जरा वोट शेयर को देखिए। बीजेपी को मिले 41.7% और सपा को 37.0%। लेकिन यहाँ खेल का सबसे अहम खिलाड़ी है बीएसपी, जिसका वोट शेयर है 15.6%। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वोट ने विपक्ष के वोटों को सीधा सीधा बांट दिया और इसका फायदा सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी को मिला। और आखिर में जीत का अंतर था 9029 वोट। ये कोई एक तरफा या बहुत बड़ी जीत नहीं थी। असल में ये आंकड़ा दिखाता है कि मुकाबला बेहद नजदीकी था और ये एक ऐसा फासला है जिसे सही रणनीति से आसानी से भरा जा सकता है। ये एक चुनौती है, कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं। चुनाव असल में एक संवाद होता है, एक बातचीत। जब हजारों लोग वोट डालने ही नहीं आते तो ये उस संवाद के टूटने का संकेत है। ये बताता है कि कहीं न कहीं सुने जाने का सम्मान, वो गरिमा खो गई है। हर नागरिक को अपनी बात रखने और उसके सुने जाने का हक है। ये उनके सम्मान का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतदाताओं की इस चुप्पी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो 2022 के नतीजे की तस्वीर 3 मुख्य वजहों से साफ होती है। पहला, वोटों का बंटवारा, जहां बीएसपी ने पारंपरिक दलित वोट को काफी हद तक विभाजित किया। दूसरा, मतदाताओं का मोह भंग, जैसा कि कम वोटिंग प्रतिशत से पता चलता है। इसका मतलब है कि सपा का नैरेटिव अपने कोर वोटर्स को भी पूरी तरह बूथ तक खींचकर नहीं ला पाया। और तीसरा, सत्ताधारी पार्टी की मजबूत चुनावी मशीनरी, जिसने अपनी बात और जमीनी संगठन के दम पर अपने बेस को पूरी तरह एकजुट रखा।
अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को समझते हैं, क्योंकि समय के साथ समर्थन का पैटर्न देखने से ही हमें पता चलता है कि हवा का असल रुख किस तरफ है। क्या 2022 का नतीजा एक स्थायी बदलाव था या बस एक अस्थायी झटका? चलिए देखते हैं। सांडी विधानसभा में 2017 और 2022 के वोट शेयर की तुलना देखिए। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 3% बढ़ा, लेकिन यहाँ एक ज्यादा दिलचस्प कहानी है सपा की। सपा और उसके सहयोगियों का वोट शेयर 28% से बढ़कर 37% हो गया, मतलब 9% की एक जबरदस्त बढ़त। इसका साफ मतलब है कि 2022 में हार के बावजूद सपा के लिए जमीनी समर्थन की दिशा मजबूती से ऊपर की ओर जा रही थी। और ये ट्रेंड सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। अगर हम पूरे हरदोई लोकसभा क्षेत्र को देखें तो सपा का वोट शेयर पिछले एक दशक से लगातार बढ़ रहा है। 2014 में 28.4%, 2019 में 41.2% और 2024 में 41.7% तक। ये एक दशक लंबी लगातार होती हुई बढ़ोतरी है। ये दिखाती है कि 2022 की विधानसभा हार एक बड़ी तस्वीर में शायद सिर्फ एक अपवाद थी। सांडी के इन स्थानीय रुझानों को पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी विधानसभा क्षेत्र एक द्वीप की तरह नहीं होता। वो एक बड़ी धारा का, एक बड़े बदलाव का हिस्सा होता है। ये चार्ट एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। 2017 में सपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 7 आरक्षित सीटें जीती थी। 2022 में ये संख्या लगभग 3 गुना बढ़कर 20 हो गई। ये डेटा दलित समुदाय के समर्थन में सपा गठबंधन की ओर एक बहुत बड़े झुकाव का साफ संकेत है, और सांडी जैसी आरक्षित सीट के लिए ये एक बेहद अहम पैटर्न है। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस बदलाव पर आखिरी मुहर लगा दी। इंडिया ब्लॉक ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीती। ये 2024 में जमीनी हवा के रुख में आए भारी बदलाव को दिखाता है, और यही बदलाव सांडी में एक बड़े अवसर का दरवाजा खोलता है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ समस्या जानना काफी नहीं होता, उसे हल करने के लिए एक स्पष्ट और कारगर योजना होनी चाहिए। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, एक व्यापक 4 स्तंभों वाली रणनीतिक रूपरेखा। ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये 4 चीजों को एक साथ साधने की रणनीति है। पहला, सही मतदाताओं तक पहुंचना। दूसरा, संगठन को जमीन पर मजबूत करना। तीसरा, अपने बात को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, समय और संसाधनों का सबसे सही इस्तेमाल करना। जब ये चारों एक साथ एक लय में काम करते हैं, तभी शासन का जनादेश हासिल किया जा सकता है। इस सिद्धांत के यही 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी सिद्धांत, यानी हमारा लक्ष्य कौन है। दूसरा, संगठनात्मक सिद्धांत, यानी हम लोगों को लामबंद कैसे करेंगे। तीसरा, नैरेटिव सिद्धांत, यानी हम क्या कहेंगे, हमारी कहानी क्या होगी। और चौथा, संसाधन सिद्धांत, यानी हम अपनी ऊर्जा और साधनों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करेंगे। ये चारों मिलकर एक मजबूत अभियान की रचना करते हैं। अब इस नैरेटिव और चुनावी सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक बड़े साहसी विचार की जरूरत है। एक ऐसा वादा जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े और उस विश्वास की कमी को भरे। यहीं पर जाति जनगणना की भूमिका एक पॉलिसी ब्रिज के तौर पर आती है। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि न्याय संगत विकास के लिए एक जरूरी उपकरण है। कोई भी सरकार अपने लोगों की सेवा तब तक ठीक से नहीं कर सकती जब तक उसे ये पता ही न हो कि उसके लोग कौन हैं और किस हाल में हैं। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि लोगों से जुड़ा कोई भी डेटा उनकी सहमति से एक घोषित उद्देश्य के लिए ही इकट्ठा किया जाए, और उनकी निजता यानी प्राइवेसी को एक मौलिक मूल्य के तौर पर हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। जिम्मेदार डेटा हैंडलिंग ही सही शासन की असली पहचान है। और अंत में हम एक ऐसी योजना पर आते हैं जिस पर तुरंत काम शुरू किया जा सकता है। एक समयबद्ध योजना जो इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतार दे। इसे हम कहते हैं विन बैक लैडर, यानी जीत की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, एक एक कदम करके। ये 90 दिन की योजना कई चरणों में बंटी हुई है। पहले 15 दिन तैयारी और फील्ड सर्वे के लिए, अगले 30 दिन गांव-गांव घर-घर जाकर अभियान चलाने और छोटी-छोटी रैलियों के लिए, उसके बाद के 30 दिन गठबंधन की गति को बढ़ाने और सोशल मीडिया पर अपनी बात मजबूती से पहुंचाने के लिए, और आखिरी 15 दिन बड़े पैमाने पर लामबंदी और वोटिंग के दिन हर समर्थक को बूथ तक पहुंचाने के लिए।
ये तैयारी से लेकर मतदान तक का एक स्पष्ट और अनुशासित रास्ता है। हम एक अंतिम विचार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या विश्वास अर्जित करके बनाई गई एक राजनीतिक मशीन सिर्फ सत्ता की ताकत पर बनी मशीन से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है? ये सवाल ही सैंडी की पूरी रणनीति का सार है और यह हमें राजनीतिक शक्ति के गहरे अर्थ पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4200 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।